हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आपने फर्स्ट चैप्टर देख लिया होगा। दिस इज चैप्टर सेकंड, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, फ्रॉम द पॉलिटिक्स बुक पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो ये चैप्टर हम पूरा करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि किस तरीके से 14 और 15 की मिडनाइट को इंडिया का पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान का फॉर्मेशन हुआ। अब जो एक नया देश बना था, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री इंडिया और पाकिस्तान, तो अब इंडिया में डेमोक्रेसी लाना एक इतनी आसान बात नहीं थी कि आपने सोच लिया कि डेमोक्रेसी लेके आएंगे और ऐसे नहीं आ जाती है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए जो पूरा फ्रीडम स्ट्रगल है वो कमिटेड था। हमारा जो पूरा फ्रीडम स्ट्रगल है उसका मोटिव ही ये था कि भाई हम जो है वो डेमोक्रेसी लेके आएंगे। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसे अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 में। मतलब पूरा अडॉप्ट नहीं किया था, कुछ आर्टिकल्स और कुछ पार्ट को ही हमने अडॉप्ट करा था और उसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। इसको साइन किया गया फिर 24 जैन 1950 में और प्रॉपर तरीके से हमारा फुल फ्लेज्ड जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आया 26 जनवरी 1950 को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सेटअप किया गया 1950 जैन में। सुकुमार सेन सबसे पहले हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने। जो इलेक्शन कमिश्नर थे उन्होंने ऐसा डिस्कवर किया कि भाई देखो, इजी तो नहीं होने वाला है इलेक्शन, क्योंकि एक ऐसा देश जहां पे इतनी सारी पॉपुलेशन है, 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स हैं और उनमें से सिर्फ 15% लोग ही पढ़े लिखे हैं, तो ये इजी तो नहीं होगा। आप कैसे समझाएंगे लोगों को कि वोटिंग क्या होता है, किस तरीके से आपको वोट देना होता है, इसकी अहमियत क्या है, आप कैसे समझाएंगे। तो जो पहला जनरल ऐसे जो इलेक्शन था वो बहुत ही डिफिकल्ट था और एक बड़ा ही बिग टेस्ट था डेमोक्रेसी का, एक सबसे बड़ी और पुअर एंड इलिटरेट कंट्री के अंदर। इनिशियली जो वोटिंग हुई वो बैलेट पेपर से हुई। बाद में 1990s के एंड में हमने स्टार्ट कर दिया था ईवीएम का यूज़ करना, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। बाय 2004 जो सारा कंट्री है उसमें ईवीएम का ही यूज़ हमने स्टार्ट कर दिया था। अब बात करते हैं जनरल इलेक्शंस की। तो कांग्रेस ने डोमिनेट करा पहले 3 जनरल इलेक्शंस में, क्योंकि एक तो जो कांग्रेस है उसके पास नेशनल मूवमेंट का लेगेसी था। भाई सब लोग जानते थे कांग्रेस के बारे में, कितना पार्टिसिपेट करा था कांग्रेस ने, कैसे कैसे मूवमेंट्स करे थे, तो इस वजह से उनके पास नेशनल मूवमेंट का लेगेसी था। तो कांग्रेस ने 364 आउट ऑफ 489 सीट्स को जीता, 45% टोटल वोट्स और 74% सीट्स उनको मिली पहले इलेक्शन में। सेकेंड आई थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको 16 सीट मिली थी। स्टेट इलेक्शंस में भी कांग्रेस ने बहुत अच्छी मेजॉरिटी के साथ जीत हासिल की, एक्सेप्ट इन द स्टेट्स ऑफ त्रवणकोर, कोचिन, मद्रास एंड ओडिशा। जवाहरलाल नेहरू जी को पहला पीएम बनाया गया देश का, क्योंकि वो ही एक इन्फ्लुएंशियल फिगर थे सबसे ज़्यादा कांग्रेस के अंदर। सेकेंड इलेक्शन होते हैं 1957 में, थर्ड होते हैं 1962 में। जो कांग्रेस है उसने मेंटेन करा अपना डोमिनेंस 3/4 सीट्स को विन करके पहले 3 इलेक्शंस में। 1957 में जो कांग्रेस है वो हार गई थी केरला में बाय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। पहली बार ऐसा हुआ था पूरे विश्व में कि कोई भी जो कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट है वो पावर में आई हो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के थ्रू। 1957 में जब कम्युनिस्ट पार्टी जीती केरला के अंदर, तो 1959 में कांग्रेस ने क्या करा, इमरजेंसी प्रोविजंस का यूज करके आर्टिकल 356 से डिसमिस कर दिया कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को केरला में। तो इमरजेंसी प्रोविजन का मतलब ये होता है कि आप ऐसा स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगाते हो कि मतलब आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रूल नहीं करेगी, प्रेसिडेंट डायरेक्टली रूल करेगा। इन शॉर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का ही सीधा कंट्रोल हो जाता है स्टेट पे। तो डिफरेंट कंट्रीज में वन पार्टी डोमिनेंस थी, लेकिन कांग्रेस के केस में थोड़ा यूनिक था, क्योंकि जो कांग्रेस थी वो डोमिनेंट थी डेमोक्रेटिक कंडीशंस के अंदर। बाकी सारे देशों में ऐसा था कि भाई मोनार्की है या फिर कोई भी अगर पार्टी सिस्टम है तो उसमें क्या था, डिक्टेटरशिप करके थे, लेकिन यहाँ पे डेमोक्रेटिक चल रहा था सब कुछ। लेकिन फिर भी लोगों को कांग्रेस इतनी पसंद आ रही थी। जो इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी थी, जैसे कि मेक्सिको में, वो भी वन पार्टी सिस्टम उसका चल रहा था वहाँ पे, एंड इट वॉज फाउंडेड बाय प्लूटार्को इलियास कैलिस। तो इनका नाम याद कर लेना फॉर दैट फैक्चुअल थिंग, एग्जाम में आ सकता है। देन इस कांग्रेस गॉट एडवांटेज कॉज ऑफ इट्स लेगेसी ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। तो ये हमने बात करी ली थी कि 1885 में कांग्रेस बनी थी, तब से लेके उसका पूरा प्रॉपर पार्टिसिपेशन था, तो लोगों के बीच जानी जाती थी कांग्रेस अपनी सारे मूवमेंट्स के लिए, उसकी विचारधारा के लिए, और जो भी उसका इन्वॉल्वमेंट था सारी चीज़ों को लोग अच्छे से जानते थे। और उनके पास एक ही ये था कि भाई हाँ, अब इलेक्ट करेंगे तो नेहरू तो हमारे पीएम होने वाले हैं एंड कांग्रेस विल बी लीडिंग।
कांग्रेस जब 1885 में बनी थी तो वो एक ऐसी पार्टी थी जो कि लीड की जाती थी बाय इंग्लिश स्पीकिंग अपर कास्ट, मिडिल क्लास, अर्बन एलीट। तो ये लोग उसको लीड करते थे। बाद में आइडियोलॉजिकल कोएलिशंस हुए, बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज, पैसिफिस्ट, कंजर्वेटिव्स, रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट्स सारे मिलके आ गए कांग्रेस के अंदर। तो एक ही ऐसा बहुत सारे आइडियाज़ का अमलगमेशन हो गया। ऐसा नहीं रहा कि भाई हाँ इस कांग्रेस पार्टी का एक ही आइडिया है, तो लोग इससे ज़्यादा रिलेट इसलिए भी करने लग गए। अब ये जो कोएलिशन लाइक नेचर था कांग्रेस का, उससे उसको बहुत स्ट्रेंथ मिली, क्योंकि एक तो वो कोई एक्सट्रीम पोजीशन नहीं लेते थे, टॉलरेंस बढ़ गया था। कांग्रेस जो पार्टी थी वो बड़ी ही टॉलरेट करती थी, बहुत सारी जो विचारधारा है उनको भी आगे बढ़ाती थी। तो ऐसा कुछ था नहीं उसमें कि वो बहुत ही रेडिकल आइडियोलॉजी को लेके चल रही है। पहले जो डेकेड था उसके इलेक्टोरल कंपटीशन में भी कांग्रेस एक्टेड बोथ एज अ रूलिंग एज वेल एज ओपोजिशन, मतलब कि उसके विद इन के लोग ही उसके रिफॉर्मेशन के लिए काम करते थे भाई, कि सबका ऐसा नहीं था कि सबका एक ही आइडिया है, सारे लोग एक ही विचारधारा पे मिल रहे हैं। सबके अलग अलग आइडियाज़ थे, फिर भी वो लोग साथ थे, जिस वजह से ये जो कांग्रेस है वो एक स्ट्रांग पार्टी बन के आई। अब कांग्रेस तो डोमिनेंट थी, इसका मतलब ये नहीं था कि कोई और पार्टी ही एग्जिस्ट नहीं करती थी। बहुत सारे जो भी आपको नॉन कांग्रेस पार्टीज आज के टाइम पे दिखती हैं, उनका रूट आप ट्रेस कर सकते हो अपोजिशन पार्टीज ऑफ 1950s से। इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा डेमोक्रेटिक करेक्टर को बनाए रखने में। वो बहुत सारे क्वेश्चनिंग्स एंड वो सारे जो एक डिफरेंट आइडियोलॉजीज थी वो लोगों को इन्होंने प्रोवाइड करी। बहुत सारे ऑप्शन थे लोगों के पास कि आप कौन सी आइडियोलॉजी के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी डेमोक्रेसी है उसको स्ट्रांग करने में अपोजिशन का बहुत ही एक बड़ा रोल रहा है। अब एक एक करके सारी जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनको स्टडी करते हैं। सबसे पहली है सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी 1934 में। तो हुआ क्या, जो यंग लीडर्स थे कांग्रेस के, उनको चाहिए था कि भाई हम रेडिकल और जो इगैलिटेरियन आइडियाज़ हैं उनको आगे लेके चलें, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं कर रही थी। तो अब ये लोग अपना अलग फैक्शन बना रहे थे। तो 1948 में हुआ क्या, कांग्रेस ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ही अमेंड कर दिया कि आप ड्यूअल मेंबरशिप नहीं रख सकते हो, आपको पार्टी के साथ ही चलना पड़ेगा। इस वजह से इन्होंने अपनी अलग से सोशलिस्ट पार्टी बना ली 1948 में। इनकी आइडियोलॉजी थी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की, कि डेमोक्रेसी भी रखना है और सोशलिज्म होता है जब आप स्टेट के पास पावर होता है, दे टॉक अबाउट वेलफेयर ऑफ पीपल। तो अब इसमें लीडर्स कौन कौन थे, जयप्रकाश नारायण, पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया एंड SM जोशी। तो ये सारे लीडर्स थे। बाद में जो समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड, जनता दल सेक्युलर, ये भी अपनी जो ओरिजिन है इसी पार्टी से ट्रेस करते हैं। अब नेक्स्ट पार्टी आती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो अर्ली 1920s में बहुत सारे कम्युनिस्ट ग्रुप एमर्ज हुए डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में, और इनका इंस्पिरेशन था रेवोल्यूशन इन रशिया। तो यहाँ पे ये लोग बोलते थे कि भाई जो सोशलिज्म है ना, जब स्टेट सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लेता है और लोगों के वेलफेयर के लिए काम करता है, वो चीज़ें सबसे बेस्ट होती हैं और इसी से इंडिया की जो सारी प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो सकती हैं। 1935 से जो कम्युनिस्ट हैं उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया था इस आइडियोलॉजी पे, लेकिन कांग्रेस के अंदर ही। लेकिन बाद में क्या होता है, 1941 में इन्होंने डिसाइड करा कम्युनिस्ट लोगों ने कि भाई हम तो ना जो ब्रिटिशर्स हैं उनका साथ देंगे अगेंस्ट देयर वॉर फॉर दिस नाजी जर्मनी। तो यहाँ पे फिर इनका थोड़ा सा क्लेश होना स्टार्ट हुआ। तो सून आफ्टर इंडिपेंडेंस जो ये पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसका फॉर्मेशन वगैरह हुआ, और इन्होंने बोला कि जो 1947 में ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है ना, वो ट्रू इंडिपेंडेंस नहीं है। बाद में इन्होंने बहुत सारे वायलेंट अपराइजिंग्स भी कराए तेलंगाना में। 1951 में कम्युनिस्ट पार्टी ने अबेंडन कर दिया अपना वायलेंट रेवोल्यूशन, कि अब हम क्या करेंगे, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके अपनी आइडियोलॉजी को फैलाएंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे, ऐसा वायलेंस नहीं करने वाले। अब इसमें लीडर्स थे AK गोपालन, S.A. दांग, EMS नंबूदिरीपद, PC जोशी, अजय घोष, P. सुंदरिया, ये सारे इसके नोटेबल लीडर्स थे। जो ये पार्टी है इसका मेजर स्प्लिट हुआ 1964 में आइडियोलॉजिकल रिफ्ट की वजह से। तो कुछ जो मेंबर्स थे वो सोवियत यूनियन को, जो अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन था USSR, उसको सपोर्ट करते थे, और कुछ चाइना की आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। तो जो लोग प्रो सोवियत फैक्शन थे उनको हम बोलते हैं CPI ऑर्गेनाइजेशन, वो होता है इसके ब्रैकेट में। देन इज CPIM, दैट इज CPI मार्क्सिस्ट, जो कि चाइना की आइडियोलॉजी पे विश्वास रखते हैं। देन द नेक्स्ट इज स्वतंत्र पार्टी।
स्वतंत्र पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था अगस्त 1959 में आफ्टर द नागपुर रेजोल्यूशन ऑफ कांग्रेस विच कॉल्ड फॉर लैंड सीलिंग्स, टेक ओवर ऑफ फूड ग्रेन स्टेट बाय स्टेट और अडॉप्ट करना कोऑपरेटिव फार्मिंग को। ये जो पार्टी थी इसको लीड करा था जो बहुत सारे ओल्ड कांग्रेसमैन थे, जैसे कि सी राजगोपालाचार्य, के एम मुंशी, एन सी रंगा, मीनो मसानी। तो इन लोगों ने इसको लीड करा। जो स्वतंत्र पार्टी थी दे वांटेड कि जो गवर्नमेंट है ना उसका लेस से लेस इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए सारी इकोनॉमी के अंदर। जो इकोनॉमी है उसको आप प्रॉस्पर करने दीजिए, जो प्रोस्पेरिटी है वो इंडिविजुअल फ्रीडम से ही आएगी। तो ये थे बड़े क्रिटिकल थे डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ स्टेट की कि आप ज़्यादा इंटरवीन मत करिए, ज़्यादा सेंट्रलाइज प्लानिंग मत करिए, नेशनलाइजेशन नहीं करना है पब्लिक सेक्टर का। जो स्वतंत्र पार्टी थी वो अगेंस्ट थी लैंड सीलिंग्स एंड एग्रीकल्चर के। तो ये बोलते थे, थोड़ा सा वो कैपिटलिस्ट सा आइडिया था इनका। ये लोग एडवोकेसी भी करते थे कि हमें क्लोजर टाइज करने चाहिए यूएस के साथ, सोवियत यूनियन के साथ मत जाओ। सोवियत यूनियन है पहले वाला रशिया, कि उसके साथ मत जाओ, अपना ये जो लाइसेंस राज है इसको तुम हटाओ। ऐसी ऐसी बातें लोग करते थे। फिर अगली पार्टी आती है भारतीय जनसंघ। जो भारतीय जनसंघ है दैट वाज फॉर्म्ड इन 1951 विद श्यामा प्रसाद मुखर्जी एज द फाउंडर प्रेसिडेंट। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने ये पार्टी बनाई। उसके बाद इसकी जो लिनेज है वो हम देख सकते हैं आरएसएस से एंड देन इज हिंदू महासभा से, जो कि इंडिपेंडेंस से पहले थी। तो इन्होंने एम्फेसाइज करा आइडिया ऑफ वन कंट्री वन कल्चर वन नेशन। तो जो अभी बीजेपी वाला मुद्दा है ना, वो सारा जो उनकी आइडियोलॉजी है वो इन्हीं से बनी, मतलब वो अपने रूट्स को इन्हीं से ट्रेस करते हैं भारतीय जनसंघ से। तो ये अखंड भारत की बात करते थे। इसके लीडर्स कौन कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, बलराज मधोक। तो ये लोग इसके पार्टी लीडर्स थे। जो भारतीय जनता पार्टी है दैट ट्रेस इट्स रूट्स टू भारतीय जनसंघ। अब कुछ की फिगर्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ये अपोज करते थे पार्टीशन को, फ्रीडम फाइटर थे, प्रोपोनेंट थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी के। राजकुमारी अमृत कौर, ये गांधीयन थी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में थी टिल 1957। आचार्य नरेंद्र देव फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के, एक्टिव थे पीजेंट मूवमेंट में। डॉक्टर अंबेडकर फाउंडर थे इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के, चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। इन्होंने अडॉप्ट करा बुद्धिज्म 1956 में और उसी ईयर इनकी डेथ भी हो गई थी। एंड ही लेफ्ट मिनिस्ट्री ड्यू टू डिस्प्यूट ओवर हिंदू कोड बिल। तो इन्होंने अपनी मिनिस्ट्री भी छोड़ दी थी इसी हिंदू कोड बिल के चलते कि भाई इनके जो आइडियाज़ है वो मैच नहीं कर रहे थे पार्टी से। रफ़ी अहमद कांग्रेस लीडर थे यूपी से, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री थी इनके पास। AK गोपालन कम्युनिस्ट लीडर थे केरला से। दीनदयाल उपाध्याय फुल टाइम RSS वर्कर थे 1942 से। फाउंडिंग मेंबर थे भारतीय जनसंघ के। इनका एक कॉन्सेप्ट है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। देन इज सी राजगोपालाचार्य, एक सीनियर लीडर थे कांग्रेस के, फर्स्ट इंडियन थे टू बी अ जनरल गवर्नर ऑफ इंडिया, फर्स्ट रेसिपिएंट थे भारत रत्न अवार्ड के, फाउंडर थे स्वतंत्र पार्टी के। तो इनके फैक्ट्स भी आपको याद रखने हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। श्यामा प्रसाद मुखर्जी लीडर थे हिंदू महासभा के। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन क्वेरी कुछ भी हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आपको CUT के लिए फैक्चुअल नोट्स चाहिए तो वो भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। यू कैन कमेंट अबाउट दैट। PYQ चाहिए, यू कैन ऑल्सो टेल मी अबाउट दैट। ऑल राइट, सो आई विल मीट द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।